Dear students, today we study about the population attributes. In nature, we rarely find isolated single individual of any species. Majority of them live in groups in a well-defined geographical area, share or compete for similar sources, potentially interbreed, and thus constitute a population. प्रकृति में हम किसी स्पीसीज के सिंगल इंडिविजुअल को रेयरली ही देखते हैं। बहुत ज़्यादातर स्पीसीज ग्रुप में रहती है और किसी वेल डिफाइंड जोग्राफिकल एरिया में इंडिविजुअल्स का ग्रुप जो आपस में किसी सोर्स के लिए कुछ शेयर करता है या फिर उसके मेंबर आपस में compete करते हैं, आपस में पोटेंशियली इंटरब्रीड करते हैं, वे सभी मेंबर्स मिलकर एक पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। Although the term interbreeding implies sexual reproduction, यद्यपि जो इंटरब्रीडिंग है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में निहित है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ही हम इंटरब्रीडिंग के अंतर्गत मानते हैं, लेकिन ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स resulting from even asexual reproduction is also generally considered a population for the purpose of ecological studies. लेकिन इकोलॉजिकल स्टडी के लिए अगर कुछ इंडिविजुअल्स का ग्रुप एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है तो उस ग्रुप को भी हम एक पॉपुलेशन मानते हैं। जैसे ऑल द कॉर्मोरेंट्स इन ए वेटलैंड, किसी दलदली या मार्सी एरिया में जितने भी कॉर्मोरेंट्स, ए काइंड ऑफ सी बर्ड्स, एक प्रकार के ये पक्षी होते हैं, और उस एरिया में जितने भी पक्षी हैं, या फिर रैट्स इन एन अबंडेंट ड्वेलिंग, जो बेकार पड़ी जगह है उसमें जितने भी चूहों की संख्या है, या टीक वुड ट्रीज इन ए फॉरेस्ट ट्रैक, किसी जंगल में जितने टीक के पेड़ हैं, या कल्चर प्लेट में बैक्टीरियाज की संख्या, या किसी तालाब में टोटल लोटस प्लांट्स की संख्या, ये सभी पॉपुलेशंस के एग्जाम्पल हैं। इन अर्लियर चैप्टर you have learnt that although an individual organism is the one that has to cope with changed environment, यानी कि पिछले चैप्टर्स में हम ये पढ़ चुके हैं कि इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो अपने एनवायरनमेंट में चेंज के साथ साथ अपने आप को
एडजस्ट कर लेता है। इट इज एट द पॉपुलेशन लेवल, और ये एक पॉपुलेशन लेवल है, दैट नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स टू इवॉल्व द डिजायर्ड ट्रेट्स, जिसमें किसी डिजायर्ड ट्रेट्स को इवॉल्व करने के लिए प्रकृति उसका सिलेक्शन करती है, जिसे हम नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा वो उन इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट करती है जो अपने आप में नेचर के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी is therefore an important area because it links population genetics to and evolution। तो इस तरह से पॉपुलेशन इकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, क्योंकि ये इकोलॉजी को पॉपुलेशन जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से लिंक करता है। ए पॉपुलेशन हैज सर्टेन एट्रीब्यूट्स whereas an individual organism does not। किसी भी पॉपुलेशन में कुछ ऐसे निश्चित एट्रीब्यूट्स होते हैं जो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में नहीं होते। An individual may have births and deaths, but a population has a birth rate and death rate। In a population, these rates refer to per capita birth or per capita deaths। The rates hence expressed are changed in numbers, either increase or decrease with respect to the members of the population। रेट्स को हम नंबर्स में होने वाले चेंजेस के रेफरेंस में रिप्रेजेंट करते हैं कि वो पॉपुलेशन घट रही है या बढ़ रही है। तो पर कैपिटा हम शो करते हैं। हियर इज एन एग्जाम्पल। इफ इन ए पॉन्ड देर आर 20 लोटस प्लांट्स लास्ट ईयर and though reproduction 8 new plants are added, taking the current population 28। मान लो किसी पॉन्ड में पिछले वर्ष 20 लोटस के प्लांट थे और उसमें रिप्रोडक्शन के द्वारा 8 नए पौधे और पैदा उग जाते हैं। तो इस तरह से उसमें जो करंट पॉपुलेशन है वो 28 की हो जाती है। तो वी कैलकुलेट द बर्थ रेट। बर्थ रेट इज इक्वल टू 8/20 इज इक्वल टू 0.4 ऑफस्प्रिंग्स पर लोटस पर ईयर। अर्थात एक वर्ष में प्रत्येक प्लांट के ऊपर 0.4 ऑफस्प्रिंग बढ़ रहे हैं। तो दिस इज द मतलब दिस इज द ग्रोथ रेट और birth rate of the lotus plant। In the same way, if
4 individual in a laboratory, population of 40 butterfly died during a specified time, say a week. मान लो लेबोरेटरी में किसी सप्ताह में 40 बटरफ्लाई की पॉपुलेशन में से 4 बटरफ्लाई मर जाती हैं, तो डेथ रेट क्या होगी? तो डेथ रेट इन द पॉपुलेशन विल बी 4/40 इज इक्वल टू 1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। तो इस तरह से एक सप्ताह में प्रति बटरफ्लाई या फ्रूट फ्लाई में 0.1 इंडिविजुअल मरता है। तो 0.1 इंडिविजुअल पर फ्रूट फ्लाई पर वीक। Another attribute characteristics of population is sex ratio. अगली जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है सेक्स रेशो, क्योंकि एक इंडिविजुअल या तो वो मेल होता है या फीमेल, लेकिन किसी भी पॉपुलेशन में ना सभी मेल होते ना फीमेल, उसमें कुछ मेल होते हैं तो कुछ फीमेल। सपोज ए पॉपुलेशन हैज़ 60% of female and 40% of male. So it means this is the sex ratio. A population at any given time is composed of individuals of different ages. किसी भी पॉपुलेशन में किसी भी वक्त जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो सभी सेम एज के नहीं होते, वो डिफरेंट एजेस के होते हैं। तो इफ द एज डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि परसेंट इंडिविजुअल ऑफ ए गिवन एज और ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन, द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर is called the age pyramid. अगर हम एज डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो बनने वाली स्ट्रक्चर एज पिरामिड कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर ह्यूमन पॉपुलेशन द एज पिरामिड इज जनरली शो age distribution of male and female in a diagram. The shape of the pyramid reflects the growth status of population, whether it is growing, stable or decline. तो अगर हम ह्यूमन की पॉपुलेशन को ग्राफ के ऊपर प्लॉट करें तो ये 3 तरह के ग्राफ उत्पन्न होते हैं। जैसे इफ द प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि पॉपुलेशन ऑफ चाइल्ड इज ग्रेटर देन द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव persons, then it will be expanded. अगर बच्चों की संख्या पेरेंट्स से ज़्यादा है तो आने वाले समय में ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक्सपेंड होगी, और ये ग्राफ एक्सपेंडिंग एज पॉपुलेशन ग्राफ कहलाता है। लेकिन अगर बच्चों की संख्या उनके पेरेंट्स जितनी है तो ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी। लेकिन अगर प्री रिप्रोडक्टिव फेज यानी कि बच्चों की संख्या पेरेंट्स से कम है तो आने वाले समय में
ये पॉपुलेशन डिक्रीज होगी, यानी कि डिक्लाइनिंग एज पॉपुलेशन ग्रुप. The size of the population tells us a lot about its status in the habitat. कि whatever ecological process we wish to investigate in a population, be it the outcome of competition with another species. तो जो इकोलॉजिकल प्रोसेस है, अगर वी विश टू इन्वेस्टिगेट इन ए पॉपुलेशन, बी इट द आउटकम ऑफ कंपटीशन विद अनदर स्पीसीज, किसी पॉपुलेशन में कुछ इंडिविजुअल दूसरी पॉपुलेशन के साथ कंपटीशन करते हैं, हम उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो impact of predators or the effect of pesticide application, we always evaluate them in terms of any change in the population size. तो वहाँ जो predators हैं, या अगर हमने कोई पेस्टिसाइड अप्लाई किया है, उसका इफेक्ट इस पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है. वी ऑलवेज इवेलुएट देम इन टर्म्स ऑफ एनी चेंज इन द पॉपुलेशन साइज, क्योंकि पॉपुलेशन साइज में कोई भी चेंज हो, हम हमेशा उसको इवेलुएट करते हैं. द साइज in nature could be as low as 10 Siberian cranes at Bharatpur wetlands in an year. पॉपुलेशन का साइज इतना कम भी हो सकता है कि जैसे भरतपुर में किसी वर्ष केवल साइबेरियन क्रेन्स की संख्या 10 और उससे कम हो, या फिर गो इनटू मिलियंस. उसका साइज इतना बड़ा हो सकता है, इतना अधिक हो सकता है कि जैसे पौंड में क्लेमाइडोमोनास की संख्या वो मिलियंस में होती है. पॉपुलेशन साइज टेक्निकली कॉल्ड पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डेजिग्नेटेड एज एन. पॉपुलेशन के साइज को हम आजकल टेक्निकली पॉपुलेशन डेंसिटी से कहते हैं और इसे एन से रिप्रेजेंट करते हैं. नीड नॉट नेसेसरीली बी measured in numbers only, although total number is generally the most appropriate measure of the population density. It is in some cases either meaningless or difficult to determine. यद्यपि किसी भी पॉपुलेशन की एप्रोप्रिएट डेंसिटी ज्ञात करने के लिए हमें टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ दैट पॉपुलेशन ज्ञात करने पड़ते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये मीनिंगलेस है या फिर डिफ़िकल्ट टू डिटरमाइन. हम एग्जैक्ट सभी इंडिविजुअल्स की संख्या ज्ञात नहीं कर सकते. इन एन एरिया इफ देयर आर 200 कैरेट ग्रास, पार्थेनियम हाइस्ट्रोफोरस plants, but
only a single huge banyan tree with large canopy. मान लो किसी एरिया में कैरेट ग्रास के पार्थेनियम के 200 पौधे हैं और वहाँ बैनियान का केवल एक पेड़ है जिसकी बहुत बड़ी कैनोपी है. Stating that population density of banyan is relatively very low, that of the carrot grass. To underestimating the enormous role of banyan in that community. तो अगर हम बैनियान की डेंसिटी देखें तो वो कैरेट ग्रास की अपेक्षा बहुत कम है, लेकिन अगर हम कम्युनिटी में उसका रोल देखें तो उसका रोल इन कैरेट ग्रास की अपेक्षा बहुत ज़्यादा है. इन सच केसेस द परसेंट कवर और बायोमास इज मोर मीनिंगफुल measure of the population size. Total number is again not an easily adoptable measure if the population size is huge and counting is impossible or very time consuming. If you have a dense laboratory culture of bacteria in a petri dish, what is the best measures to report its density? Sometimes for ecological investigation, there is no need to know the absolute population densities. Relative densities serve the purpose equally well. For instance, the number of fishes caught per trap is good enough measure of its population density in the lake. We are mostly obliged to estimate population size indirectly without actually counting them or seeing them. The tiger census in our national parks and tiger reserves is often based on pug marks or fecal pellets. यानी कि कुछ केसेस में हम एग्जैक्ट उनकी इंडिविजुअल्स की काउंटिंग नहीं करते, फिर भी हम उनकी पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर लेते हैं. जैसे अगर हम तालाब में कोई फिश नेट मछलियों का जाल डालते हैं तो जितनी मछली उस जाल में आती है उसके बेस पर हम टोटल पॉपुलेशन ऑफ फिश इन पॉन्ड, उस तालाब में मछलियों की पॉपुलेशन डेंसिटी की काउंटिंग कर सकते हैं. इसी तरह से कई बार हम बिना देखे यानी कि इंडिविजुअल्स और पॉपुलेशन को देखे बगैर ही उनकी पॉपुलेशन काउंट डेंसिटी की परिकल्पना कर लेते हैं. जैसे अगर नेशनल पार्क में अगर हमें टाइगर सेंसस करना हो, टाइगर्स की संख्या ज्ञात करनी हो, तो हम उनके पग मार्क्स को देखकर या उनके फीकल पिलेट्स को काउंट करके उस नेशनल पार्क में टाइगर की पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर लेते हैं. थैंक यू.